बच्चों एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आपका चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो भी हमें अर्थ पे हमारे कंजम्पशन और गुड यूज के लिए मिल जाए, दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स। यानी कि फॉरेस्ट, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज हम कितना यूज कर सकते हैं और कितना नहीं, ये इसके टाइप्स पर डिपेंड करता है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल हमें नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इनका कंटिन्यूअस अगर यूज होता रहा तो ये हमारी अर्थ से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मतलब ये इतने ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, हम कितना ही यूज कर ले ये खत्म नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, वाटर एंड सनलाइट एंड ऑल। वाटर, नाउ द क्वेश्चन मस्ट कम कि हम फिर क्यों बोलते हैं दैट वी शुड सेव वाटर। सो एक्चुअली वाटर हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है बट यूजेबल फॉर्म में नहीं है। 97% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर बट इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन ओशंस एंड इज सॉल्टी। तो जो यूजेबल या फ्रेश वाटर की फॉर्म है दैट इज वेरी लेस, अप्रॉक्सीमेटली 2.7% ओनली। सो दैट इज वाई वी आर आस्क्ड टू सेव वाटर। तो इस चैप्टर के अंदर हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है। कोल और पेट्रोलियम बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा देते हैं बट उनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड बहुत रैपिडली हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कोल और पेट्रोलियम तो फिनिश ही हो जाएंगे। सो इसीलिए उनका जुडिशियल यूज़ इम्पॉर्टेंट है एंड तभी आपका चैप्टर बना है मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। उसके साथ साथ खतरा हो गया है हमारी फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, ट्रीज का कटना बहुत ज़्यादा हो गया है जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। साथ ही साथ डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से भी वाइल्ड लाइफ या एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। सो हर एक नेचुरल रिसोर्स के कंजम्पशन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें देखने हैं। देन हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि रेन वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। रेन वाटर को सेव करना कोई नया तरीका नहीं है, बहुत ही टाइम से हमारे इंडिया के अंदर रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है। सो पहले कैसे टैंक्स बनाए जाते थे, एंशिएंट क्या तरीका था पानी को सेव करने का, और आज के टाइम पे यानी कि अर्बन एरियाज में किस तरीके से रेन वाटर को सेव किया जा रहा है, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ऑल्सो हम हर तरीके से कंजर्वेशन मेथड्स को पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है, कोल और पेट्रोलियम को सेव करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, एंड देन हम पढ़ेंगे 3 R's का रूल। 3 R's एज इन 1 stands for reduce, 2nd stands for reuse and 3rd stands for recycle। अगर हम तीनों R's को अपनी लाइफ में अपना ले किसी तरीके से तो हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें उनको मैनेज बहुत अच्छे से करना है। Why there is a need to manage these natural resources? तो क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा कि हमें क्यों इसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये लिमिटेड है। एज यू नो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डे बाय डे, पहले कोई चीज़ लिमिटेड अमाउंट में और उसको कंज्यूम करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो ऑफ कोर्स सबकी डिमांड्स मीट नहीं हो पाएंगी, इसलिए हमें उसको कंजर्व करना है यानी कि सेव करना है। दूसरा, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड प्रिवेंट्स देयर एक्सप्लॉयटेशन टू द हिल्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। अब ऐसा थोड़ी है कि हम थोड़े ही टाइम में सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर देंगे एंड फिर आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हमें जब अर्थ मिली थी हमारे एंसेस्टर से तो बहुत ही प्योर कंडीशन में मिली थी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो बहुत इम्प्योर हो चुकी है, जो हम पॉल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं। तो अब आने वाली जनरेशन के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अर्थ को अच्छी कंडीशन में रखें। ऑल्सो सबका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हर एक पर्सन का राइट है कि उसको नेचुरल रिसोर्सेज के बेनिफिट्स मिले
और अगर किसी भी यूज से किसी पर्पस के लिए हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, तो हम उसको कंपेंसेट करने के लिए उससे ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो शायद हम नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं कंजर्व कर पाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक पार्ट होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि इनएग्जॉस्टिबल में आ जाता है। एक साइकिल चल रही है अर्थ में, क्लास 9 में हम पढ़ के आए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के चैप्टर में कि बायोजियोकेमिकल साइकिल की वजह से किस तरीके से हमारे अर्थ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं। सो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक तरीके से इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं कि इनकी लाइफ जो है प्लांट्स की और एनिमल्स की कंटिन्यूड रहेगी, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। सो अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट्स आर ग्रोन, इसको क्या बोल देंगे हम? फॉरेस्ट बोल देंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। दूसरा, द वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, डियर्स एंड सो मेनी बर्ड्स ऑल्सो जो इस फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उसको हम वाइल्ड लाइफ बोल देते हैं। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी एक तरीके से एक्सटिंक्शन वाले पॉइंट पर आ गया है जिसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। एक है फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स या फिर फ्लावर्स से आया ये वर्ड, एंड फौना, फौना मतलब एनिमल्स। तो आप प्लांट्स की जगह फ्लोरा भी लिख सकते हैं एंड फौना मतलब एनिमल्स, राइट। सो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स या फ्लोरा एंड फौना इन अ फॉरेस्ट आर सेड टू बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारी वेराइटी होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हमारी अर्थ पर मिलियंस की स्पीशीज़ है प्लांट्स की और एनिमल्स की, और आने वाले टाइम पे भी कितनी सारी स्पीशीज़ एक्सप्लोर हो सकती है। तो अगर किसी फॉरेस्ट के एरिया पर हमें बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलती है ना, उसको बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एंड यू विल बी अमेज कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दिखते हैं। Also, the main aim of management of forest and wildlife is to conserve the biodiversity which we have inherited. इस लाइन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो नेचर के वेल विशर होते हैं, वो जुड़ जाते हैं, एक साथ ग्रुप बना लेते हैं और लीगली फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को सेव करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो दैट इज़ द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट पीपल ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उनका एम क्या है कि ऐसी स्पेशल एरियाज़ को जहाँ पर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको कंजर्व कर सके या फिर सेव कर सके। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जुड़े हुए हैं। इसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज के लोग आ जाते हैं। सबसे पहले तो वो लोकल पीपल जो फॉरेस्ट के आसपास ही रहते हैं विलेज के अंदर, और वो अपने रिसोर्सेज के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। तो उनको परमिशन मिली हुई है कि वो फॉरेस्ट में जाकर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो वुड लेके आते हैं जिसको बर्न करके वो खाना बनाएंगे, साथ ही साथ रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, या फिर हंटिंग उनको अलाउड नहीं होती है, बट जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको परमिशन होती है कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं। परमिशन देने का रीज़न क्या है कि ऐसा देखा गया है कि उनके रिसोर्सेज को यूज़ करने से ज़्यादा डैमेज नहीं होता है फॉरेस्ट को। एंड उसके साथ साथ जो दूसरी कैटेगरी जुड़ी हुई है दैट इज़ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप है जो फॉरेस्ट का वेल विशर है, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू मिलता है। दे सेल फॉरेस्ट वुड, दे सेल टिम्बर जो कि आगे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। बट जितने भी पेड़ कट किए जाते हैं, फॉरेस्ट गवर्नमेंट जो है उनकी ड्यूटी होती है कि वो उतने ही प्लांट्स को, उतने ही सैपलिंग्स को फिर से उस जगह पर प्लांट करें, ताकि जितने भी पेड़ कट हुए हैं या डिफॉरेस्टेशन हुआ है उस चीज़ को कंपेंसेट किया जा सके। और फॉरेस्ट गवर्नमेंट यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकती है कि आसपास के जो लोकल विलेज में लोग रह रहे हैं वो ठीक से इन रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले तो आ गए लोकल विलेज
विलेज के आसपास रहने वाले लोग जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरे आ गए फॉरेस्ट गवर्नमेंट वाले लोग जो कि ध्यान रखते हैं, मैनेज करते हैं और रेवेन्यू के लिए फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को सेल भी करते हैं बट लॉस को कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट दीज डेज फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट इज यहाँ पर आ जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जिनके पास फैक्ट्रीज हैं और उनको फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री है तो उनको ऑफकोर्स वुड की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग टाइप्स के वुड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम टिम्बर की बात करें तो टिम्बर वुड की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं गवर्नमेंट के साथ और फिर वो वहाँ से उनको परमिशन मिल जाती है प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की। द इंडस्ट्रियलिस्ट हु यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर फैक्ट्रीज सच एज वुड फॉर मेकिंग पेपर, पेपर भी वुड से बनता है, फर्नीचर भी, या फिर तेंदू लीव्स फॉर मेकिंग बीडीज। सो दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ बिजनेस और कमर्शियल पर्पज जिसके लिए फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक तरीके से स्टेक होल्डर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। ये वो लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के वेल विशर होते हैं। इनका मेन एम होता है कि फॉरेस्ट या उसके प्रोडक्ट्स को किसी तरीके से कंजर्व कर सके। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होते, ये वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट की केयर करने का सोचते हैं और एक फर्म बनाकर, एक ग्रुप बनाकर अपने काम को अचीव करते रहते हैं। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ये देखते रहते हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स को यूज़ हो रहा है एंड ये आवाज़ भी उठा सकते हैं अगर कुछ गलत काम हो रहा होगा या इलीगल हंटिंग हो रही होगी या इलीगल यूज़ हो रहा होगा किसी लैंड के ऊपर। तो ये 4 तरीके के स्टेक होल्डर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग जुड़ जाते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसी कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ केस स्टडीज़ हैं जिससे इंस्पायर हम हो सकते हैं। सबसे पहले केस स्टडी जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है दैट इज़ द केस ऑफ खेजड़ी ट्रीज। तो ये कहानी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे ना वो पेड़ों को पूजते थे, उनकी प्रेयर करते थे, ठीक है। सो देयर वॉज अ लेडी नेम्ड एज अमृता देवी बिश्नोई। कुछ लोग आए और उन्होंने इलीगली इन पेड़ों को कट करना शुरू कर दिया। ये हम उस टाइम की बात करें जब लॉज नहीं बने थे गवर्नमेंट की तरफ से कि पेड़ों को कट करना मना है। तो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते थे वो इलीगली आकर उस जगह पर पेड़ों को कट करना शुरू कर देते थे। तो अमृता देवी बिश्नोई थी, इन्होंने 363 लोगों को इकट्ठा किया, बड़ा सा ग्रुप बनाया एंड दे ऑल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। इनकी जान ही चली गई थी इस प्रोटेक्शन के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर जहाँ पर ये पेड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये जोधपुर राजस्थान की बात है एंड 1731 में, सोचो हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये केस हुआ था एंड उनको ऑनर करने के लिए एक अवार्ड भी है जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। तो कोई भी अगर एनवायरमेंटलिस्ट कोई ऐसा काम करता है या फिर कोई भी एनवायरमेंट को सेव करने की कोशिश करता है, एनजीओज वगैरह, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। सो दिस वाज द फर्स्ट केस स्टडी जो इस चैप्टर के अंदर आ सकती है, अमृता देवी से रिलेटेड है। क्या केस का नाम है? द केस ऑफ खेजड़ी ट्री। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो आपने सुना होगा दैट इज द केस ऑफ चिपको आंदोलन। इसमें क्या हुआ था एक्चुअली, दिस इज द केस रेनी विलेज। विलेज का नाम आप याद रख सकते हो, गढ़वाल के अंदर ये है, हिमालयाज में। 1970s की बात हो रही है, ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है ये। तो क्या हुआ था इसके अंदर ना, कुछ लोग आकर पेड़ों को कट कर रहे थे, राइट, एंड वहाँ पर लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, उसके बाद भी वो लोग नहीं मान रहे थे। एक दिन जो मेन थे हाउस में उस विलेज के अंदर, वो काम से बाहर गए हुए थे। सो जब कटिंग हो रही थी पेड़ों की, ऑल द विमेन केम फ्रॉम द हाउसेज एंड दे हग द ट्रीज। उन्होंने हक कर लिया, वो उन्होंने खुद को इस तरीके से पेड़ों से चिपका लिया, इसलिए इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो उसके बाद जो भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता था उनके अंदर हिम्मत आ गई और जो भी ओपोनेंट्स थे जो इस पेड़ को कट करने की कोशिश कर रहे थे वो रुक गए थे। तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसका नाम है द चिपको आंदोलन। ये उसी टाइम की पिक्चर है, किस तरीके से लेडीज़ ने करेज दिखाकर
फॉरेस्ट को सेव किया था। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के लिए ये ट्रीज और फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी पूरी लाइवलीहुड इन फॉरेस्ट या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि लोकल पीपल या आसपास के लोग अगर किसी मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं तो किस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन एक इन्फ्लुएंस ला सकता है हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व और सेव करने में। सो द टॉपिक इज पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो एक ऐसा केस हुआ था जिससे हम इंस्पायर होकर सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पार्टिसिपेशन से या फिर एक छोटे से स्टेप से हम हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So, people's participation in the management of forest can help in increasing forest produce as well as their conservation. How this happened? 1972 की बात है। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थी उन्होंने ना एक स्कीम निकाली। क्या कहती थी वो स्कीम? देयर वर साल फॉरेस्ट जो कि डिग्रेड हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्कीम क्या निकाली, अगर लोकल पीपल आसपास के लोग आकर इन्वॉल्व होंगे ना और गवर्नमेंट का साथ देंगे, ऑफिसर का साथ देंगे वहाँ पर, तो उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये स्कीम थी जो निकाली गई। देयर वॉज अ प्रोफेसर जिनका नाम है AK बैनर्जी। इन्होंने आसपास के जो विलेज थे उनके लोगों को इन्वॉल्व किया इसके अंदर, एंड जो भी वहाँ पर ज़रूरतें थी जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट थे वो डिग्रेड हो रहे थे, लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन से कुछ इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ। सो इन्वॉल्व द विलेजर्स ऑफ द एरिया अराउंड द फॉरेस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ 1272 हेक्टेयर्स ऑफ बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट। सो इतना बड़ा लैंड लोकल लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से और पार्टिसिपेशन से हील किया गया था। In return for help in protecting the forest, villagers were given employment in both civiculture and harvesting operations of the forest. तो जो लोग जुड़ रहे थे ना काम करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। सिविकल्चर के लिए यानी कि पेड़ लगाने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते थे, हार्वेस्टिंग करने के लिए वहाँ पर कुछ लैंड बना दिया गया साल फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो भी वहाँ पर काम होता था एक तरीके से उसको प्रोफेशन बना दिया गया और उसके लिए लोगों को पैसे दिए जाते थे। ऑल्सो 25% of the final harvest produce were allowed to collect firewood and fodder from the forest area। सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्रोड्यूस निकलता था वहाँ पर, जैसे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने, या फिर जो भी पेड़ लगाए तो उनके प्रोडक्ट्स का 25% उनको मिल जाता था। दे वर अलाउड टू कलेक्ट द फॉडर। फॉडर क्या होता है? एनिमल्स के लिए जो फूड होगा ना उसको फॉडर बोलते हैं। तो आसपास लोग अक्सर ही क्या रखते हैं, शीप या फिर गोट, काउज वगैरह रखते हैं जिसके लिए उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनको फॉरेस्ट से ही मिल जाता था जिसको हम फॉडर बोलते हैं। साथ ही साथ उनको मिल जाता था फायरवुड जिसको बर्न करके वो अपने घर में खाना बना सकते हैं। सो दीज वर द बेनिफिट्स जो लोकल लोगों को मिल रहे थे फॉरेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। Also, with the active and willing participation of local people around the forest, जो degraded sal forest था, that became thick and green within 10 years। 10 सालों में it turned the whole scenario। 10 सालों के अंदर वो इतना हरा भरा हो गया था, जो प्रॉब्लम आ रही थी डिग्रेडेशन की वो सारी रिजॉल्व हो गई थी। सो इस स्टोरी से भी हम इंस्पायर हो सकते हैं कि किस तरीके से लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन से इम्प्रूवमेंट देखी गई हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स को सेव करने के बाद हमें वहाँ पर एनिमल्स को भी सेव करना है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस देयर आर सर्टेन टर्म्स जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक होती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज यानी कि जो हमारी अर्थ पे अब नहीं है बट किसी ज़माने में एग्जिस्ट किया करती थी। सो उनके एक्सटिंक्शन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ हमारी अर्थ से गायब हो चुकी है। सो आप ऐसा मान लीजिए कि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया था कि कुछ फिश की स्पीशीज़ ही हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गई, एक भी वैसा स्पीशीज हमारी अर्थ पर नहीं बचा। सो दैट इज द हाई टाइम कि हम हमारी वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करें।
एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बाद आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब वो प्रजाति जो रिस्क पर है खत्म होने की, जिनका अमाउंट इतना कम हो गया है, जैसे हम टाइगर की बात कर सकते हैं, तो उनका अमाउंट, उनका काउंट हमारी अर्थ पर इतना कम हो गया है कि वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। उसके बाद आती हैं वल्नरेबल स्पीशीज। ये वो स्पीशीज होती हैं जो अभी अबंडेंट तो हैं, बट अगर इसी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज चलती रही और उनको इफेक्ट होता रहा, दे विल गेट एंडेंजर्ड सून। सो एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज का इन टर्म्स का यूज हम इसके अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ द मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम क्या क्या ऐसे तरीके यूज कर सकते हैं जिससे हम हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे। सबसे पहला है देयर शुड बी लॉज जो टोटल बैन कर दे हंटिंग में और किलिंग पे। पोचिंग यानी कि हंटिंग, तो देयर वॉज अ टाइम जब ऐसा कोई भी लॉ नहीं था और कोई भी जाकर किसी भी एनिमल को हंट कर सकता था। आज के टाइम पे हंटिंग इज टोटली बैन। कोई शौक से या फिर किसी भी रीजन से हंटिंग नहीं कर सकता, स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीशीज की जिनका रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनके अगेंस्ट केस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सलमान खान के केस की बात करें तो उन्होंने जो भी अपने टाइम में बहुत सालों पहले एक डियर का हंट किया था, जिसके ऊपर आज भी उनका केस चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लॉ है कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं उन लोगों को जो हंटिंग करते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, इवन इफ सम टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर इन अबंडेंस। अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी में भी है ना, अबंडेंट भी है, तो भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि उनकी इलीगल हंटिंग हो सके। सो हंटिंग इज कंप्लीटली बैंड एज पर द लॉ एंड गवर्नमेंट। साथ ही साथ और कौन कौन से तरीके हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई हैं। क्या होता है इसका मतलब, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अगर आप कभी गए हो, सो लोकल पीपल वहां पर एंटर कर सकते हैं। वहां पर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी केयर की जाएगी बाय सर्टेन पीपल। नाउ दोस पीपल हैज द एम कि वो वहाँ पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। तो वहाँ पर हंटिंग तो बिल्कुल बैन हो जाती है, बट लोकल पीपल को जो आसपास वहाँ रहते हैं उनको परमिशन होती है कि वो वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट अंडर द केयर टेकिंग ऑफ दोज पीपल जो वहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर सकते हैं। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ना रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम होती है, जैसे कि टूरिज्म भी वहाँ पर अलाउड है। आप गए होंगे काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, वहाँ पर लोकल पीपल का एंट्रेंस भी अलाउड होता है कि वो प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट की देखरेख के अंदर ही। उसके बाद आते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स में भी टूरिज्म अलाउड होता है, बट नेशनल पार्क्स के अंदर रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पर बहुत अच्छे से लॉज को फॉलो किया जाता है। सिर्फ वाइल्ड लाइफ का ही नहीं, वहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पर जो मैनेजमेंट के लिए लोग हैं उनको स्पेशल बोला जाता है कि वो हर एक स्पीशीज़ का काउंट रखेंगे, ताकि हम एग्जामिन कर सके कि कौन सी स्पीशीज़ कोई एंडेंजर तो नहीं होने वाली है या किसका अमाउंट जो है वो कम हो रहा है। एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सो इस पॉइंट को देखो, द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स शुड बी प्रिजर्व्ड बाय एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज हैं, या फिर अगर बच गए हैं कुछ ऐसे फॉरेस्ट जहां पर अभी प्रिजर्वेशन नहीं हुआ है, तो वहां पर भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को जाकर प्रिजर्वेशन करना चाहिए, उस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। The government department connected with the conservation of wildlife should conduct a periodic survey in all the forest, national parks and sanctuaries to have a knowledge of the population of all species of wild animals and birds, so that these animals can be helped in the time of distress like floods and famines. तो एक तो हमने पॉइंट पढ़ा कि एंडेंजर और एक्सटिंक्शन का खतरा होता है इन स्पीशीज को। अगर हम काउंटिंग रखेंगे ना, तो साथ ही साथ हमें ये पता चलेगा कि हमें कितनी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब होती हैं। तो फ्लड्स के टाइम पे या फिर सूखा पड़ने के टाइम पे उन एनिमल्स की भी तो एक नीड होगी, राइट। सो उनका प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर है तो उनका काउंट रखना बहुत ज़रूरी होता है, सर्वे बार बार करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं।
दीज आर द स्पीशीज जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आ जाती है, यानी कि दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इनके लिए स्पेशल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने टाइगर्स का केस सुना होगा कि इनका अमाउंट बहुत कम हो गया है अर्थ पे, तो इनका अगर हमारे इंडिया के अंदर इनका अमाउंट बहुत कम हो गया है, तो अगर स्पेशल केयर की जाए फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से, जो इनकी ब्रीडिंग को, इनके हैबिटेट को, इनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, या फिर कोई भी अगर किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसको जल्दी से ठीक कर सके, ऐसे स्टेप्स अगर लिए जाएंगे ना तो एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाया जा सकता है। सो देयर आर सर्टेन बर्ड्स एंड एनिमल्स जो एंडेंजर्ड हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। Next is the unauthorized felling of forest trees for timber trade and fuel wood should be curbed immediately. So even now this is happening कि काफ़ी सारे पेड़ों को illegally कट कर दिया जाता है टिम्बर के लिए या फिर फ्यूल वुड के लिए, जलाने के लिए वुड को बेच दिया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। तो अगर ये इलीगल लेवल पर हो रहा है तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए इसके अगेंस्ट। In the case of government authorized felling of forest trees for every acre of forest cut down, an equal area of land should be planted with saplings of trees to make up for the loss. So ये point तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए लैंड को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो उतना ही अमाउंट वहाँ पर सैपलिंग्स का प्लांट करना चाहिए ताकि जो भी लॉस हुआ है उसको कवर कर सके। तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि जितना डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है उतना एफॉरेस्टेशन भी होना चाहिए, उतने सैपलिंग्स लगाने चाहिए लॉस को कवर करने के लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर फॉर ऑल। वाटर हमारी अर्थ के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वी ऑल नो दैट। तो सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, वाटर ना हर एक ऑर्गेनिज्म की नेसेसिटी है। प्लांट से लेकर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी वाटर के ऊपर सस्टेन करते हैं, उनके लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर प्लांट्स। अगर प्लांट्स को ही वाटर नहीं मिलेगा तो सारे और एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर फॉर ऑल। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नीड्स के लिए ही नहीं, वाटर हर एक ऑर्गेनिज्म की नेसेसिटी है, प्लांट्स की भी नेसेसिटी है। अगर प्लांट्स को ही वाटर नहीं मिलेगा तो बाकी सारे एनिमल्स कैसे ही सर्वाइव करेंगे, वो तो खुद प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। सो दैट इज वाई द हेडिंग ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर फॉर ऑल। नाउ वाटर जो साइकिल है वो अर्थ पर वाटर का अमाउंट मेंटेन्ड रखती है। तो हमारी अर्थ के ऊपर 97% एरिया इज कवर्ड विद वाटर। फिर भी हम बोलते रहते हैं कि वाटर को सेव करो। जब हमारी अर्थ पे इतना सारा पानी है तो हमें वाटर को सेव करने की क्या ज़रूरत है? सो द आंसर इज कि जो वाटर प्रेजेंट है ना मैक्सिमम अमाउंट में, दैट इज नॉट इन द यूजेबल फॉर्म। वो ओशंस में प्रेजेंट है, दैट इज सॉल्टी वाटर। वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसको प्योर करके यूज़ करना होगा। बहुत ज़्यादा लेवल पर प्योरिफिकेशंस करनी होंगी उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करने में। सो दैट इज़ वाई द अवेलेबल फ्रेश वाटर विच इज़ ओनली अप्रॉक्सीमेटली 3%, उसको सेव करने की ज़रूरत है। जो हमारे पास लेक्स में, रिवर्स में, ग्लेशियर से मेल्ट होकर जो पानी आ रहा है, रिवर्स के अंदर काफ़ी प्योर पानी होता है, वो उसका अमाउंट कम है और हमें उसको सेव करने की ज़रूरत है। नाउ जो साइकिल बनी हुई है हमारी अर्थ के ऊपर कि वाटर जाए और वापस आए, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अब वो जो हमारे ऊपर सोर्स बन गया है हमारी अर्थ के ऊपर वो है रेन वाटर। रेन होगी तभी तो लेक्स और पॉन्ड्स में से जो पानी निकला होगा, जो सबने कंज्यूम किया होगा या फिर जो पानी इवापोरेट हुआ होगा, वो फिर से रीफिल हो जाता है जब बारिशें आती हैं। सो रेन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। सो नाउ लेट अस सी क्या लिखा है यहाँ पर। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग है उन सबके लिए चाहिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, राइट। The regions having good availability of water
आर फ्लरिशिंग। इसका मतलब जहाँ पर आसपास कोई पानी का सोर्स है, जैसे हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आसपास हमें कोई वाटर बॉडी मिल जाती है, बट वहीं पे हम राजस्थान की साइड की बात करें तो आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, वो एरिया ही ऐसा है, वहाँ पर अक्सर सूखा पड़ता रहता है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि जो एरियाज़ के आसपास वाटर बॉडी होगी तो वो तो बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग है, वहाँ पर हम अच्छे से इरिगेशन कर सकते हैं। कोई भी क्रॉपिंग या क्रॉप को हम ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे तो पानी का सोर्स बहुत इजीली मिल जाएगा। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, तो वो वाले एरियाज जहाँ आसपास पानी है वो तो बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग है, बिकॉज दे हैव गुड क्रॉप्स बट द रीजन्स हैविंग शॉर्टेज ऑफ वाटर जस्ट लाइक राजस्थान, देयर इज़ अ थिक ऑफ पोवर्टी बिकॉज ऑफ पुअर क्रॉप ग्रोथ। तो जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, हम पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करें, अगर किसी भी फील्ड के अंदर किसी वजह से पानी नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पर क्रॉप डैमेज हो जाएगी। अगर क्रॉप कंटिन्यूसली डैमेज हो रही है तो फार्मर्स का लॉस होगा एंड इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू पोवर्टी। आगे देखते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर विच आर अवेलेबल टू अस। देयर आर रेन्स, रिवर्स, लेक्स, देयर आर पोन्ड्स, वेल्स, ओशंस एंड ग्लेशियर्स ऑल्सो। तो ये सारे हमारे वाटर के सोर्सेज हैं जिससे हमें पानी मिल सकता है, तो ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आज यू नो दैट रेन वाटर इज द अल्टीमेट सोर्स, तो रेन वाटर के बारे में या रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Rains in India are largely due to monsoon which lasts for few months. Monsoon season में रेन सीजन होता है, राइट? बहुत ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो इसी सीजन में होती है हमारे इंडिया के अंदर। दिस रेन वाटर विल फिल द लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड दिस वाटर विल फ्लो इनटू रिवर। अगर बहुत ज़्यादा पानी आ गया है तो फ्लड्स भी आ सकती है, जिसको हम बाढ़ बोलते हैं। क्या होता है बाढ़ का मतलब? जब वाटर टेबल जो है या वाटर का जो एक लेवल है उससे ज़्यादा पानी फिल हो जाए रिवर्स या लेक्स में तो पानी बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लड। उसके बाद देखो, सम रेन वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड बिकम्स अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड्स फिर से फिल हो जाते हैं जब बारिश आती है, बट जो सॉइल के ऊपर पानी गिरता है, जो लैंड के ऊपर पानी गिरता है, वो एब्जॉर्ब होता जाता है। इट परफोरेट्स इनटू द डीप लेयर्स ऑफ द सॉइल, नीचे जाता जाएगा सॉइल के अंदर और फिर वहाँ पर भी सेव हो जाएगा ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। तो आपने देखा होगा कि विलेज के अंदर ना ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, पाइप्स लगा देते हैं ज़मीन के अंदर तक और वहाँ से फिर हम पानी निकाल रहे हैं, जो हैंडपम्प का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें क्या होगा, वही ग्राउंड वाटर उसको हम यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन। तो आपने ये वाली बुक्स मतलब एसएसटी में या फिर आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि ग्राउंड वाटर का लेवल भी आजकल कम हो रहा है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन एंड सो मैनी अदर रीजंस, बट ग्राउंड वाटर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है रेन वाटर इज स्टोर्ड इन लेक्स फॉर अ यूज फॉर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फाइन। देन सम आर्टिफिशियल लेक्स हैव बीन मेड एट वेरियस प्लेसेस टू स्टोर रेन वाटर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर। तो क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं ना, तो ज़्यादा डिमांड हो गई है वाटर की, एग्रीकल्चर का लेवल बढ़ रहा है, इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स बना देते हैं जिसमें जब रेनफॉल होगी तो पानी भर जाएगा उसके अंदर और फिर उसको कंज्यूम किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेन वाटर, यू शुड नो। सो नाउ वी अंडरस्टूड कि रेन वाटर कितना इंपॉर्टेंट सोर्स था, बट रेन वाटर के बावजूद भी, यानी कि मानसून सीजन के बावजूद भी पानी की कमी हो रही है अर्थ पे। सो दीज आर द रीजंस, डिस्पाइट ऑफ गुड रेनफॉल वी आर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो व्हाट आर द रीजन? सबसे पहला तो रीजन है आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट वेजिटेशन कवर ऑन ग्राउंड, ओनली अ लिटिल रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर को एब्जॉर्ब होने के लिए सॉइल के अंदर थोड़ा सा टाइम तो चाहिए, बट अगर सॉइल के ऊपर वेजिटेशन नहीं है, ग्रास नहीं है, छोटे छोटे प्लांट्स नहीं है, तो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है सॉइल के अंदर। तो उस टाइम क्या होगा, वो पानी आएगा और सीधा फ्लो कर जाएगा आसपास रिवर वाटर और लेक में। तो दैट इज नॉट द राइट मेथड जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो सके, फिर से फिल हो सके। अगर हमें अंडरग्राउंड वाटर को फिल करना है, सो वी विल वांट कि सॉइल अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करे और वो ग्राउंड वाटर के अंदर चेंज हो जाए। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेजिटेशन, सूखा पड़ गया है, सॉइल अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, जो ग्रास होती है ना उसकी रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखती है। अब सॉइल अगर एक जगह पर प्लेस्ड है तो वो वाटर को भी अच्छे तरीके से अपने ऊपर होल्ड करके रखेगा
और आसानी से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द डीप लेयर्स ऑफ सॉइल, बट वी डू नॉट हैव वेजिटेशन प्रॉपरली। अब वो पानी वहाँ पर स्टेगनेंट हो ही नहीं पा रहा, वो सीधा फ्लो कर जाता है और रिवर्स और लेक्स में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फिर वो ओवरफ्लो हो जाता है और फ्लड्स आ जाते हैं। सो दिस इज द अनदर रीजन। देन द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर मच मोर वाटर फॉर इरिगेशन। तो नॉर्मल क्रॉप्स तो हम ज़्यादा अब यूज़ नहीं करते। आपको पता होगा हाई यील्ड वेराइटी की क्रॉप्स को यूज़ करने के कितने फ़ायदे हैं। फार्मर्स को फ़ायदे होते हैं, डैमेज बहुत कम होता है, कीड़े नहीं लगते उसके अंदर, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनको ज़्यादा पानी चाहिए होगा। सो इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए उसका अमाउंट बढ़ गया, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई इवेंचुअली। उसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली इनटू द वाटर। तो उससे क्या होगा, पीने का पानी या फिर यूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर बहुत कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर हम इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड एलिमेंट्स डालते जा रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी मशीन्स लगानी पड़ेंगी जिससे हम उस पानी को प्योर कर सके। दैट इज़ अनदर इन्वेस्टमेंट। तो वो यूजेबल वाटर जो है उसका अमाउंट तो कम हो गया इवेंचुअली। देन द चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ अर्बन पीपल रिक्वायर्स मोर वाटर। तो जो नए लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें जो शहर में आजकल हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डिमांडिंग मोर यूजेज ऑफ वाटर। सो दीज आर द सर्टेन रीजंस कि अच्छी खासी रेनफॉल के बाद भी हमारी अर्थ के ऊपर या हमारे घरों में या हमारे इंडिया में पानी की कमी हो गई है। अब देख लेते हैं डैम्स किसे बोलते हैं। तो जिन बच्चों को डैम्स का मतलब नहीं पता, तो हम एक वाटर बॉडी सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर एक तरीके से हम ना स्टोरेज टैंक बना रहे हैं कि हम वाटर को सेव कर सके जब जब हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। स्पेशली इरिगेशन के टाइम पे ये यूज होता है। सो वाटर एक रिजर्वियर बना दिया है वाटर के लिए, राइट। तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये डैम है, जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, और इसमें से बहुत तेजी से पानी जा रहा है आगे की तरफ। तो हम क्या करते हैं, एक रिवर के ऊपर डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं बीच में, और वहाँ से जो बहुत तेज़ी से पानी आ रहा होता है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको सेव कर लेते हैं या कंजर्व कर लेते हैं। अब जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो इसके बहुत बड़े बड़े डोर्स होंगे जिसको ओपन कर दिया जाता है और पानी नीचे फ्लो करता है। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे। इनफैक्ट जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है उसमें डैम्स का बहुत बड़ा रोल है। आपने पढ़ा होगा थर्मल प्लांट का सेटअप होता है या फिर टरबाइन्स का सेटअप होता है, तो वो डैम्स के आसपास ही रखा जाता है। हम वाटर के फ्लो की एनर्जी को यूज़ करते हैं कि हमारी टरबाइन किसी तरीके से मूव कर सके। ओके, लेट मी क्लियर इट आउट फॉर यू। यहाँ पर ये जो डोर्स है, राइट, आप देख रहे हो ना, बहुत फ्लो से पानी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको एक पिक्चर के थ्रू देखें, यहाँ पर मान लो बड़े बड़े गेट्स हैं जो कि अभी बंद है, और इसके पीछे ये डैम वाली साइड है। अब क्या होगा, ये वाले गेट्स को ओपन कर दिया और पानी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर हमने एक टरबाइन लगाई हुई होगी, ये टरबाइन पानी के फ्लो से घूमेगी। उससे क्या होगा, यहाँ पर जो पंप होगा या इलेक्ट्रिक मोटर होगी, दैट विल स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि ये टरबाइन मूव करने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर चलने लग जाएगी और एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो हम वाटर के फ्लो की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। डैम्स के नीचे अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जब हम गेट्स खोल देंगे तो पानी आएगा, टरबाइन मूव करेगी और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी सबको। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो गया डैम्स का। आगे देखते हैं। In order to make proper use of river water, dams are constructed across the rivers to regulate the flow of water. तो वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम डैम्स बना देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी आता है पीछे से, तो उसको सेव कर सकते हैं हम, तो हम फ्लड्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं डैम्स बनाकर। बट डैम्स की वजह से ही कहीं ना कहीं रीज़न बनता है फ्लड्स आने का। सो डैम्स के फ़ायदे भी हैं और डैम्स के नुकसान भी हैं। नेक्स्ट, द लार्ज रिजर्वियर ऑफ डैम स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी सेव हो जाता है। द स्टोर्ड वाटर इज देन अलाउड टू फ्लो डाउन स्ट्रीम एट द डिजायर्ड रेट। तो जिस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है ना, इसमें बहुत एनर्जी है और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर ऐसे थर्मल प्लांट का सेटअप होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो वहाँ पर भी इसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, there is this dam known as Bhakra Dam, Bhakra Nangal Dam. In one such dam which has been built across the river Satluj. रिवर कौन सी थी? सतलुज, जिसके ऊपर भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है, एंड इट इज़ इन पंजाब। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया डैम का। आगे देखते हैं।
यूजेस ऑफ डैम्स, अभी मैंने एक यूज बताया, इसमें भी देख लेते हैं. वाटर फ्रॉम डैम इज यूज फॉर इरिगेशन. इरिगेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो आसपास कैनाल्स बना देंगे. वो छोटे लेवल के रिजर्वियर्स होते हैं. डैम से पानी रिजर्वियर्स के अंदर जाएगा, कैनाल्स के अंदर जाएगा और कैनाल से फील्ड्स तक पहुंच जाता है. तो अगर आसपास एक स्टेट के अंदर अगर एक डैम भी हो गया ना, तो बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है, कैनाल्स फिल हो जाते हैं. फार्मर्स को या जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको फायदा होता है. उसके बाद देखो, वाटर फ्रॉम डैम इज सप्लाइड टू पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज थ्रू पाइपलाइंस आफ्टर सूटेबल ट्रीटमेंट. इसी डैम वाटर को लोगों तक भी पहुंचाया जाता है, यानी कि हो सकता है हमारे घरों में भी जो पानी आ रहा हो वो डैम की हेल्प से आ रहा हो. देन द फॉलिंग वाटर, यही जो मैं अभी आपको बता रही थी, पानी नीचे की तरफ गिरता है, इट कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यही वो मोटर का इस्टेब्लिशमेंट है जो मैं अभी इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर रही थी. यहाँ पर ये गेट्स होते हैं डैम्स के, इसको ओपन कर देते हैं और बहुत स्पीड से पानी नीचे आता है और ये टरबाइन मूव करने लग जाएगा, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक मोटर रन करती है एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड. सो आफ्टर स्टार्टिंग यूजेस ऑफ डैम्स, डैम्स से की कंस्ट्रक्शन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सोशल प्रॉब्लम. तो क्या होता है ना, डैम्स को बनाने के लिए बहुत सारा एरिया चाहिए होता है. अब उस एरिया में मान लो कोई रिवर है और उसके आसपास लोग रहते हैं, तो उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है. गवर्नमेंट के अंडर ये काम हो रहा होता है. तो देयर आर सो मैनी पीपल जो होमलेस हो जाते हैं. वहाँ पर अगर लोग हटेंगे, वहाँ पे पेड़ भी काट दिए जाते हैं, वहाँ पर जो एनिमल सर्वाइव कर रहे होंगे उनको भी नुकसान होता है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करें सोशल प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स, ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. आसपास के जो विलेजेस होंगे, बहुत बड़े लेवल पर डैम्स बन रहे होते हैं, बहुत सारा एरिया रिक्वायर्ड होता है और आसपास हम डैम्स के एरिया खाली कराते हैं ताकि लोग वहाँ पर ना रहे, बिकॉज वहाँ पर काम हो रहा होगा कंस्ट्रक्शन का, उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी, तो वहाँ पर सेटलमेंट जो हुआ पड़ा होगा उसको रिमूव किया जाता है. And are submerged in the water for large reservoir formed by dam and many people are rendered homeless. So because of the construction ये वाली दिक्कतें आती हैं. उसके बाद आ जाती है environmental problems, ये आप खुद ही सोच सकते हो. डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर एरिया कैसा क्लीन किया जाएगा. फॉरेस्ट का एरिया उठाते हैं ज़्यादातर, फॉरेस्ट में से ही रिवर जा रही होगी, उस सारे एरिया को क्लीन किया जाता है. तो वहाँ पर सारे फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज जो होंगे, प्लांटेशन जो होगी, वेजिटेशन जो होगी, उसको हटाया जाएगा. जो भी एनिमल्स उसके अंदर रह रहे होंगे, उस एरिया में रह रहे होंगे, उनकी लाइफ को इफेक्ट होगा. सो दैट इज द एनवायरमेंट प्रॉब्लम जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से होती है. उसके बाद है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो ये एक डिबेट का क्वेश्चन है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज इन, अगर आपने सुना हो नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम बना है विच इज़ योर सरदार सरोवर डैम, उसकी ना हाइट बढ़ाने के कुछ रीजंस थे. जो डैम बनाने वाले लोग थे, देवर सेइंग कि दे नीड टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द डैम. तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, लोकल जो आसपास लोग रहते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जस्ट बिकॉज हाइट बढ़ाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती उस एरिया के अंदर. जो भी लोग आसपास रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ता. सो मैनी पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस. साथ ही गंगा रिवर के ऊपर जो टिहरी डैम है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, बिकॉज वहाँ पर आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है. एनवायरमेंट, यू ऑलरेडी नो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती है. बिफोर टेकिंग अ डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट हाई राइज डैम्स ऑन रिवर or raising the height of the existing dams, it is necessary to consider long term effects on social life. So long term effects हमने अभी देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. हम पूरा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा ना किस तरीके से हर एक एनिमल एक रोल प्ले कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस में, इकोलॉजी को मेंटेन करने में. सो अगर कोई भी एनिमल एक्सटिंक्ट होता है या इंडेंजर होता है तो इवेंचुअली वो हमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा. सो बैलेंस मेंटेन करने के लिए हर एक एनिमल की स्पीशीज़ को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है. देन साथ ही साथ वेजिटेशन का होना कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रीज़ का होना कितना इंपॉर्टेंट है. सो देयर आर सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से डैम्स का बनना हार्मफुल है एंड उसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं. बट there are so many advantages of dams also जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े. so this will always be a debating question कि डैम्स को बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी पॉल्यूशन ऑफ वाटर, स्पेशली पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर. हमने अभी देखा कि वाटर कितना प्रीशियस है हमारे लिए. हमारी अर्थ के ऊपर यूजेबल वाटर की जो फॉर्म है वो बहुत कम अमाउंट में है, इसलिए हमें वाटर को सेव भी करना है. देन वी रेड अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कितना यूजफुल है और कितना हार्मफुल है. हार्मफुल स्पेशली
भी उन लोगों के लिए है जो आसपास वहाँ रहते होंगे, एंड इट विल इफेक्ट आवर एनवायरमेंट ऑल्सो। यूजेस यू ऑलरेडी नो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आ रहा है, वाटर को सेव करने में, इरिगेशन के टाइम पे हेल्प करता है। नाउ वी हैव टू स्टडी पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। सो क्या हो रहा है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो पानी को यूज़ करना चाहती हैं अपने काम के लिए, तो उनका जो इंडस्ट्रियल सेटलमेंट होता है ना, वो भी वो चूज़ करते हैं कि आसपास कोई वाटर बॉडी हो तो वहाँ से वो आराम से पानी ले सकें। यहाँ तक तो ठीक है, बट जब वो उसको यूज़ करते हैं और जो भी वेस्ट क्रिएट होता है उसके अंदर, वो डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर, विच इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली। दैट इज़ द कॉज ऑफ पॉल्यूशन, जो हम वाटर पॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट ये काफ़ी मेजर फैक्टर है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में ये पाइप्स दिख रहे हैं ना, तो यही करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको डायरेक्टली डंप कर देंगे रिवर के अंदर। नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो वेस्ट जो है, अगर वो केमिकल या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है तो बहुत सारे केमिकल्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए भी, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, और स्पेशली इसके अंदर जो पूरी की पूरी एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उनके लिए, जो फिश या प्लांट्स इसके अंदर होंगे उनकी लाइफ पर फर्क पड़ेगा। सो क्या होता है इसके अंदर, जो मेन पॉल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं, पॉल्यूशन कॉजिंग जो एलिमेंट्स है वो क्या है, NO2 या SO2। अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो भी हम इनको पकड़ते हैं कि ये इनकी जो गैसेस है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अब इनके कंपाउंड्स अगर केमिकल की फॉर्म में इसके अंदर जा रहे हैं तो वो अगेन वाटर पॉल्यूशन कर देते हैं। ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनसे रिलेटेड जो एसिड्स या कंपाउंड्स बन रहे हैं वो बहुत हार्मफुल है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो इसके अंदर से आ रहा होगा। लेट अस रीड दिस पैराग्राफ। द पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज कॉज्ड बाय द डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। सीवेज यू ऑलरेडी नो, जो भी आसपास का टाउन होगा या सिटी होगी उसका वेस्ट पहले सीवेज में जाता है, वहां से फिर उसको डंप कर दिया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर। दैट इज द रॉन्ग वे। व्हाट इज द राइट वे एक्चुअली? आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि सीवेज वाला जो वाटर है जो बहुत डर्टी है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स और वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंसेस भी उसके अंदर है, उसको पहले ट्रीट किया जाता है, यानी कि पहले किसी तरीके से उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर हम उसको वाटर बॉडी के अंदर डंप कर सकते हैं। तो पहले सीवेज का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, कुछ स्टेप्स होंगे कि पहले हम सॉलिड वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, फिर उसके अंदर क्लोरीन डाल के उसके अंदर जो भी जर्म्स वगैरह हैं उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। सो ट्रीटमेंट करके पानी अगर डाल दिया जाए वहाँ तक तो ठीक है, बट डायरेक्टली अनट्रीटेड सीवेज वाटर अगर हम डाल देंगे वो वाटर पॉल्यूशन करेगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अभी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल द रिवर गंगा विच फ्लोज फॉर ओवर 2500 kilometers from Gangotri in the Himalayas to Ganga Sagar in the Bay of Bengal is being turned into dirty water drained by the discharge of untreated sewage and industrial waste। तो जो गंगा रिवर है जिससे हमारे रिलीजियस बिलीफ भी जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट दैट रिवर इज ऑल्सो पॉल्यूटेड। इतने बड़े एरिया में ये सारी रिवर आपको डर्टी दिखेगी, पॉल्यूटेड दिखेगी, एंड इसके रीजंस क्या हैं? दो बड़े रीजंस हैं, अनट्रीटेड सीवेज वाटर और दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट इमैनेटिंग फ्रॉम मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटीज विच लाई अलॉन्ग इट्स वे। तो आसपास जो भी टाउन्स और सिटीज़ का वेस्ट क्रिएट होता है वो सारा का सारा गंगा रिवर में चला जाता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद है पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा इज कॉज्ड बाय अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि बेदिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, इमर्शन ऑफ एशेज ऑफ द डेड एंड डंपिंग ऑफ अनबर्न्ड कॉर्प्सेस इन द वाटर। सो दिस इज़ अगेन अ रियल प्रॉब्लम जिससे बहुत सारे लोगों के रिलीजियस बिलीफ भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है लोगों के बीच में, दैट जो डेड बॉडीज़ हैं, जो कॉर्प्सेस मतलब डेड बॉडीज़, डंपिंग ऑफ अनबर्न्ड कॉर्प्सेस या फिर एशेस को भी तो किस में हम बहा देते हैं, गंगा में बहा देते हैं। तो हमारे रिलीजियस जो बिलीफ जुड़े हुए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। आसपास के लोग क्या करते हैं, अपने कपड़ों को धोने के लिए चले जाते हैं उस पानी से, और क्या क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को आपने देखा होगा जिनके पास काउज या बफेलोज होती हैं उस जगह पर, तो उनकी क्लीनिंग के लिए वहाँ पर चले जाएंगे। सो ये अब इतने लार्ज लेवल पर हो रहा है और इतने टाइम से हो रहा है कि पूरी की पूरी रिवर डर्टी हो चुकी है। उसके बाद देखो, द कंटामिनेशन ऑफ रिवर वाटर कैन बी यूजुअली फाउंड फ्रॉम 2 फैक्टर्स।
दो फैक्टर्स की हेल्प से कंटामिनेशन को पता लगाया जा सकता है। पहला फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और दूसरा है बाय मेजरिंग द पीएच। मतलब अगर हमें ये पता लगाना है कि कौन सी रिवर कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये पता लगा लो कि उसके अंदर कॉलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया कितना है, दूसरा उसके पीएच को देख लो। सो दीज आर द टू सर्टेन मेथड्स। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या हो रहा होगा इसमें। ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, कुछ इस तरीके से दिखता है, हमें हमारी नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा ऑफ कोर्स, हम सैंपल लेके आएंगे उस वाटर का, माइक्रोस्कोप के नीचे हम चेक कर सकते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस बैक्टीरिया इज कि ये खुद हार्मफुल नहीं है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, बट ये बैक्टीरिया ये ज़रूर प्रूफ करता है कि इसकी प्रेजेंस के बाद और बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर सर्वाइव करता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर सर्वाइव कर रहा है मतलब वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज हैं गंगा रिवर के अंदर, एंड दैट इंडिकेट्स कि उसकी प्रेजेंस के बाद और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर होंगे जो कि वाटर को पॉल्यूट कर रहे होंगे, यूजेबल फॉर्म से बहुत ज़्यादा दूर लेकर जा रहे होंगे। कॉलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये कहाँ पर मिलेगा? एक्चुअली हमें ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलेगा। द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म इन द रिवर वाटर इंडिकेट्स इट्स कंटामिनेशन बाय डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। It itself is harmless, but its presence in river water indicates that other more harmful intestinal bacteria might be present. तो अगर ये प्रेजेंट है तो और भी इंटेस्टाइन वाले हार्मफुल बैक्टीरिया हमें पानी में देखने को मिल सकते हैं। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया खुद हार्मलेस ही है, बट इट इंडिकेट्स दैट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइट बी प्रेजेंट। उसके बाद पीएच की बात हो रही थी, तो पीएच का एक स्केल होता है। ओके, इससे पहले हम ये फैक्ट पढ़ लेते हैं। द पीएच ऑफ रिवर वाटर इज मेजर्ड बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। अ मल्टी कोर गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1985 टू क्लीन द रिवर गंगा एंड मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री। ऐसे बहुत सारे प्लान्स गवर्नमेंट बनाती रहती है जब एक्सट्रीम पर कुछ पहुंच जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड पीएच वाला फैक्टर पहले। 0 से 14 तक एक पीएच का लेवल होता है, एक स्केल होता है, पीएच स्केल, ठीक है। 0 का मतलब एसिड और 14 का मतलब बेसिक। पानी की क्या कंडीशन होनी चाहिए? पानी ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, पानी होता है न्यूट्रल। अब वो न्यूट्रल इस स्केल में कहाँ पर आएगा? 7 पर आएगा। ये 7 वाली कंडीशन जो है दैट इज न्यूट्रल। तो अगर स्केल में वो इस तरफ आ रहा है तो एसिडिक है, स्केल में इस तरफ आ रहा है तो पानी बेसिक है। दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है। हम चाहेंगे 7 पीएच वाला पानी आए। तो अगर आप प्योर पानी के अंदर एक पेपर आता है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है, पीएच पेपर एक तरीके से होगा। अगर आप इस पेपर को डिप करोगे पानी के अंदर, अगर वो ग्रीन कलर का हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वो न्यूट्रल इंडिकेट करेगा। बट वहीं पर अगर उसके अंदर रेड की शेड्स आ रही हैं तो वो एसिड की तरफ है। उस पेपर का अगर ब्लू कलर होता जा रहा है या ब्लू की शेड्स आती जा रही हैं तो वो बेस की तरफ है, तब पानी हम मान लेंगे कि इम्प्योर है। सो ये एक तरीके का पीएच स्केल होता है जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर अगर हमें देखना है तो हम कलर्स को मैच करते हैं। आपको ध्यान रखना है न्यूट्रल कलर अगर आ गया ना मतलब वो ग्रीन कलर है एंड दैट इज गुड वाटर, यूजेबल वाटर। बट अगर गंगा में अगर इस पेपर को आप डाल के देखोगे तो ग्रीन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था जिसमें स्वोर ली गई थी कि इस पानी को पॉल्यूशन फ्री करेंगे, एंड स्टिल सम पीपल आर डूइंग दिस वर्क, बट क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स वाटर का पॉल्यूशन होता जा रहा है। यू बीइंग स्टूडेंट्स एंड लर्निंग साइंस, आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप अपने लेवल पर इस पानी को गंदा ना होने दें। एंड अगर आपको दिखता है, आप कभी विजिट कर रहे हैं तो आप अपने लेवल पर जितना भी क्लीनिंग कर सकते हैं आपको करना चाहिए। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट इस काम को करते हैं, वो किसी एनजीओ या फर्म के नहीं होते, दे आर जस्ट विलिंग टू सेव देयर कंट्री एंड मेक इट पॉल्यूशन फ्री। तो वो खुद ही इस काम में लग जाते हैं और बहुत सारे प्राइवेट एनजीओज वगैरह होते हैं जो इस काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आपको पता ही है पानी की शॉर्टेज है, तो रेन वाटर को जितना बचा सकते हैं उतना बचा लो, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये अभी से नहीं हुआ, ये बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुका था। तो पुराने ज़माने में जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे,
इस तरीके से ना एक खादिन नाम की जगह बना देते थे। ऐसे क्या करते हैं ये, तो ये सॉइल है बेसिकली, उसका लेवल देख रहे हो यहाँ पर नीचे हो गया, मतलब एक तरीके से एरिया बना लिया जिसमें पानी को स्टोर किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, खादिन बोलते हैं। अलग अलग जगह पर इसके नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये पानी इस गड्ढे के अंदर भर जाएगा। अब वो बहुत दिनों तक वहाँ पर खड़ा रहेगा एंड धीरे धीरे इस सॉइल के अंदर परफोरेट होता जाएगा, डीप लेयर्स में चला जाएगा। अब जब यहाँ पर क्रॉप को ग्रो किया जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा फार्मर्स को। जो पानी मिलना था, जो सॉइल को रेडी करना था, ड्रॉट से बचाना था, वो पर्पस यहाँ पर क्लियर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि किसी तरीके से हम रेन वाटर को स्टोर कर लें। अब बहुत सारे ऐसे टैंक्स बनाए जाते हैं, रिजर्वियर्स बना दिए जाते हैं, जिसमें जब बारिश आती है तो वो टैंक्स फिल हो जाते हैं। इट इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया, बहुत टाइम से होती आ रही है। खादिन्स जो अभी मैंने आपको बताया, टैंक्स, नदीज इन राजस्थान, भंडारास एंड ताल्स इन महाराष्ट्र, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस पानी को सेव किया जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। नाम आ सकता है कि कौन सी जगह पर कौन सा एरिया है और उसका यूज़ क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। ये देखो यहाँ पर भी पानी को सेव किया है, आस पास फील्ड्स आपको दिख रही हैं, तो इस पानी का क्या फ़ायदा होगा, ये रेन वाटर से फिल हो जाएगा एंड देन फार्मर्स इसका यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। नाउ देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद रेन वाटर इवापोरेट हो जाएगा, हम ज़्यादा टाइम तक उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है दैट इज ग्राउंड वाटर। सो यू ऑलरेडी नो ग्राउंड वाटर क्या होता है। जब रेन वाटर आता है या फिर जब रेन का टाइम होता है तो सॉइल के अंदर वो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और नीचे जाकर कलेक्ट हो जाएगा, that is called groundwater, that makes up groundwater. So there are so many advantages of groundwater. पहला है the water stored does not evaporate, जो रेन वाटर के केस में हो रहा था तो इवापोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ग्राउंड वाटर के केस में। Then the water stored in ground spreads out to recharge wells and provide moisture for crops over a wide area. तो नीचे जो हमें सॉइल चाहिए परफेक्ट, जो मॉइस्चर वाली सॉइल चाहिए, वो वाला काम हो गया। दूसरा, जो वेल्स या ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हुए होते हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं, यानी कि रीफिल हो जाते हैं एक तरीके से। देन जो रेन वाटर होगा या फिर जहाँ भी हमने वाटर स्टोर करके रखा होगा वहाँ पे मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग का एरिया बन सकता है। देन वो वाटर इम्प्योर हो जाएगा टाइम के साथ साथ। ग्राउंड वाटर के केस में ये वाली चीज़ें नहीं होंगी। सो द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड वाटर डज नॉट प्रमोट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटोज। देन नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर स्टोर्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल वेस्ट। तो जो भी अभी तक डंपिंग ऑफ वेस्ट हो रहा था, लोकल जो विलेज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आकर अपना पर्सनल यूज़ के लिए उस पानी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, दैट विल बी प्रोहिबिटेड। ग्राउंड वाटर का ये फायदा भी हो गया। द वाटर स्टोर्ड इज यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, फिर उसको तरीके से यूज़ किया जाएगा। आसपास जो ट्यूबवेल्स वगैरह होंगे उनको रिफिल कर दिया जाएगा। हैंड पंप्स वगैरह जो लगे हुए होते हैं वो ग्राउंड वाटर का ही तो यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी प्योर फॉर्म होती है वाटर की। सो दीज आर द सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंड वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरियाज। तो हमने अभी विलेज में तो देख लिया कि किस तरीके से रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है। अर्बन एरियाज में एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है, बहुत सारे सॉइल वाला एरिया नहीं है, तो फिर भी वहाँ पर पानी को सेव करने की कोशिश की जाती है बाय दिस सिस्टम। क्या होता है, इसके अंदर जो घर की रूफ होगी उसके ऊपर एक टैंक लगा दिया जाता है, तो मॉनसून के टाइम पे या जब भी बारिश आ रही होगी वो बड़ा सा टैंक फिल हो जाएगा। अब एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें टैंक से पाइप्स अटैच्ड है, वो पाइप से पानी जाता है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, तो आसपास जो भी अंडरग्राउंड वाला एरिया है वो रिचार्ज हो गया। या फिर कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके से और टैंक्स या वेल लगा देते हैं, तो वो पानी डायरेक्टली इन टैंक्स को या वेल को फिल कर देता है, तो एक तरीके से रिजर्वियर का ही काम हो रहा है यहाँ पर। एंड जो कलेक्शन हुआ वो रूफ पर टैंक रख दिया उसकी हेल्प से हुआ। सो एक बार यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। रूफ टॉप्स आर प्रॉपरली cleaned used to collect rain water which is directed through pipes to large underground pakka storage tanks which are sealed off from sides except for small opening used for cleaning and withdrawal purpose। तो एक कवर्ड टैंक बना देंगे, उसमें पाइप्स अटैच होंगे जिसकी हेल्प से पानी को यूज़ किया जा सकता है। जैसे ये एक टैंक था, पाइप लगे हुए, ये वाला रिचार्ज हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पंप लगा हुआ है, इस पंप से पानी को निकाल कर यूज़ किया जा सकता है। ग्राउंड वाटर तो यहाँ पर सेव हो ही रहा था, तो इस वेल में से पानी को निकाल कर यूज़ किया जा सकता है।
Then is in cities such as Dwarika, Gujarat, people use this collected water for drinking and cooking purpose for most of the year. So कुछ जगह पर यहाँ ये जो स्टोरेज वाला पानी है ये पूरे साल यूज किया जाता है. So this was all about रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कि अर्बन एरियाज में हो रही होगी. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम. नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की बात हो रही थी ना. वाटर के बारे में हमने सब पढ़ लिया, कितना परसेंट वाटर है, किस तरीके से उसको कंजर्व करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. देन वी हैव टू स्टडी कोल और पेट्रोलियम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है जो कि ज़्यादातर बर्न करने पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं. तो इस तरीके से तो हम यूज़ कर रहे होंगे. इफ़ वी बर्न कोल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड. अब उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, खाना बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो कोल और पेट्रोलियम है इसका अमाउंट हमारी अर्थ पे काफ़ी लिमिटेड है. यानी कि ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पीरियड बाद हमारी अर्थ से. दैट इज़ वाई वी नीड टू सेव दीज रिसोर्सेज. इनको बचाने का टाइम आ गया है. पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत फास्टली हो रहा है. रैपिडली कोल और पेट्रोलियम का कंजम्पशन हो रहा है अर्थ के ऊपर. सो वी नीड टू रिड्यूस द कंजम्पशन. इसके यूजेज को कम करना होगा और कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे जो कोल और पेट्रोलियम जैसा ही काम कर सके. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. ये फॉसिल फ्यूल्स बोले जाते हैं. इनको फ्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको बर्न करने पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट थर्मल पावर प्लांट. तो थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर. जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता है. जब कोल को बर्न करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम टरबाइन को मूव करने में यूज़ करते हैं. सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने डैम में पढ़ा वाटर के फ्लो की एनर्जी को टरबाइन मूव करने में यूज़ कर रहे थे. सेम तरीके से कोल को जब बर्न करेंगे तो ऐसा सेटअप होता है वहाँ पर कि कोल को बर्न करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो टरबाइन को किसी तरीके से रोटेट कर देगी और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हो जाएगा. सो कुछ इस तरीके से कोल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट, पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. पेट्रोल और डीजल आपको पता ही है. दे आर यूज इन ट्रांसपोर्टेशन. स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल्स में, शिप्स में, एरोप्लेन्स में, हर जगह यूज होगा. देन केरोसिन और एलपीजी ये भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं. ये पेट्रोल से ही बनेंगे एंड इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पस. केरोसिन और एलपीजी जो हमारे सिलेंडर आते हैं घर में, उनमें कौन सी गैस होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो इसके बिना तो खाना ही नहीं बनेगा, हमारे स्टोव ही नहीं जलेंगे. सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि कोल और पेट्रोलियम बहुत ही प्रीशियस फ्यूल है हमारी अर्थ के ऊपर. कोल एंड पेट्रोलियम इन अर्थ आर लिमिटेड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है और वैसे भी कोल और पेट्रोलियम को बनने में ना बहुत सारे साल लग जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमारी आंखों के सामने ये रीन्यू होते जा रहे हैं और हम आसानी से इसको कंज्यूम कर सकें. इट इज़ टेकिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर कोल एंड पेट्रोलियम टू बी फॉर्म्ड. अब हम उतना वेट तो नहीं कर सकते, ना ही हम तब तक जिंदा रह पाएंगे. सो हमें कोल और पेट्रोलियम का जुडिशियस यूज़ करना चाहिए. तो हमें साइंटिस्ट ने क्या बताया है दैट अगर आज के तरीके से ही जो कंजम्पशन हो रहा है वो कंटिन्यूड रहा, द नॉन पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ द अर्थ विल लास्ट फॉर जस्ट अबाउट 40 more years and the coal will last for about 200 years only. Once exhausted, एक बार ख़त्म होने के बाद they will not be available to us in near future. ये हमें आने वाले टाइम पर और नहीं मिलेंगे, यानी कि सस्टेनेबिलिटी ख़राब हो जाएगी. आने वाली जनरेशन को कोल और पेट्रोलियम नहीं मिलेगा अगर इसी रेट पे कंजम्पशन कंटिन्यूड रहा. तो अगर हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज मिल जाते हैं, हम कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, देन इट विल बी बेनिफिशियल. लेट अस अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से कोल और पेट्रोलियम को बचा सकते हैं, इनके कंजम्पशन को कम कर सकते हैं. पहला तो तरीका है लाइट्स, फैंस, टेलीविजन, इनको बंद कर दो. इससे क्या होगा? हमने देखा ना, कोल की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ किया जाता है. अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो जाएगा तो कोल भी कम यूज़ होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, अपने आप कोल बच जाएगा. देन
यूज एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से भी फर्क पड़ता है। पुराने ज़माने में जो लाइट्स या बल्ब्स आते थे वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। अब हमें डिपेंड करना चाहिए CFL के ऊपर, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरेसेंट लैम्प्स। ये कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। सो अगेन बेनिफिशियल फॉर अस, इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल होगी। दो तो ये तरीके हो गए। लिफ्ट को वर्क करने में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा होगा, तो स्टेयर्स का यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास लिफ्ट के अंदर जो एनर्जी लग रही होगी वो बच जाएगी। दूसरा, प्रेशर कुकर शुड बी यूज फॉर कुकिंग फूड टू सेव फ्यूल्स लाइक केरोसिन एंड LPG। हमें हमारे सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको बचाना चाहिए। कैसे बचा सकते हैं हम? हमारे पास जो यूटेंसिल्स है जो जल्दी खाना प्रिपेयर कर दे वैसे यूटेंसिल्स को यूज़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक कोई चीज़ कुक होने में टाइम लगा रही है तो इसका मतलब ज़्यादा गैस यूज़ हो रही है। तो जो प्रेशर कुकर होता है वो जल्दी खाने को कुक कर देता है। सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट कि हमें ऐसे यूटेंसिल्स यूज़ करने चाहिए जो कि गैस का कंजम्पशन कम कर दे किसी तरीके से। उसके बाद है गुड क्वालिटी स्टोव्स। स्टोव्स भी अगर अच्छी क्वालिटी के यूज़ करेंगे तो एक जुडिशियल यूज़ होगा केरोसिन का या फिर कुकिंग गैस का। देन सोलर कुकर शुड बी यूज टू कुक फूड वेन एवर पॉसिबल। हमें सोलर कुकर का यूज़ करना चाहिए खाने बनाने के लिए। साइंस में आपको कभी ना कभी तो सोलर कुकर वाला प्रोजेक्ट मिला होगा और आपने अब देखा भी तो होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी को हम कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। सोलर पैनल्स सन की एनर्जी को यूज़ करके हमारे अप्लाइंसेस को रन करता है, तो हमने बहुत बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की कोशिश की है। सोलर पैनल्स जो लगते हैं अर्थ के ऊपर वो कोल और पेट्रोलियम के कंजम्पशन को कम कर रहे होंगे। हम भी अपने घरों में जो सोलर पैनल्स है उसको लगवा सकते हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बट फिर हमें लॉन्ग टर्म जो इसका यूज़ होगा दैट विल बी मोर। उसके बाद देखो, सोलर कुकर शुड बी यूज टू कुक फूड, ये हमने पढ़ लिया। द यूज ऑफ बायोगैस एज डोमेस्टिक फ्यूल शुड बी एनकरेज्ड इन रूरल एरियाज। तो पहले बायोगैस का मतलब समझ लेते हैं। क्या होता है ना, इसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी जो कि एक बर्निंग गैस है, नेचुरल गैस है, जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाया कैसे जाएगा? एक तरीके से ये बायोगैस का प्लांट है। हम एक होल क्रिएट करते हैं अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर, और वहाँ पर सारा का सारा वेस्ट डाल देते हैं और एक स्लरी बन जाती है, स्लज बन जाता है। वो वेस्ट के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया जाकर उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रोसेस में मीथेन गैस रिलीज होती है और वो जो यहाँ जो पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं ना, उसकी हेल्प से वो गैस बाहर आती है। लोगों के घर तक ये पाइप अटैच होता है जिसकी हेल्प से मीथेन उनके घर में पहुंच जाता है। दैट इज द नेचुरल या फिर बर्निंग गैस। तो हमने LPG और केरोसिन की जगह मीथेन गैस का यूज़ किया फॉर कुकिंग ऑफ फूड एंड डोमेस्टिक पर्पस। तो हमने सेव कर लिया कोल और पेट्रोलियम को इसी तरीके से। इसीलिए इट इज़ रिटन दैट बायोगैस का यूज़ बढ़ाना चाहिए। देन बाईसाइकिल्स शुड बी यूज फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज। हमारे इंडिया में इसका कल्चर नहीं है, बट अगर हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बाईसाइकिल का यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंसेज में जाने के लिए। देन इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको एनकरेज करना चाहिए। पर्सनल कार्स का यूज़ कम करना चाहिए। जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो हम कहीं ना कहीं फ्यूल को बचा रहे हैं। देन फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स फॉर मोटर व्हीकल्स शुड बी डिज़ाइन टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल। तो हमारे पास ऐसे अप्लाइंसेज या फिर मोटर्स होनी चाहिए जिसमें फ्यूल या कोल और पेट्रोलियम का कंजम्पशन कम हो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। जब हम कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं ना, तब बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। मतलब इसके फ़ायदे तो हैं ही हैं, बट इसके प्रोसेस में जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स निकलते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, इसको जब बर्न करते हैं, सो देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो इसमें से निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये पॉल्यूशन कॉजिंग एलिमेंट्स ही हैं जो मैंने आपको बताया था। सल्फर डाइऑक्साइड के क्या क्या नुकसान हैं? ये सीधा लंग्स पर अटैक करता है और ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा जैसे डिसीज हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो डिजॉल्व्स इन रेन वाटर मेकिंग इट एसिडिक। तो एसिड रेन ऐसे ही तो क्रिएट हो रही थी, हमारी एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रुक जाती है। जब पानी आता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स आती हैं, तो इस गैस के साथ मिक्स होकर हमारी अर्थ पर आ रही हैं, जिसको एसिड रेन बोलते हैं।
सो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है ब्रोंकाइटिस के अंदर, ये हमारी नॉर्मल हम बोल सकते हैं जो आपने लंग्स वाला सिस्टम पढ़ा होगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, विंड पाइप होती है जो लंग्स तक जा रही होगी और वो लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, लंग्स तक जाते जाते बहुत पतली हो जाती है। बट ब्रोंकाइटिस के अंदर वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है बिकॉज ऑफ SO2 गैस, तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, दैट इज ब्रोंकाइटिस, जो कि इस गैस की वजह से हो रहा होगा। Just like sulfur dioxide, nitrogen oxide attack the breathing system and also cause acid rain. Same NO2 भी हार्म कर रही है, जितना SO2 हार्म करता है उसी लेवल पर NO2 भी हार्म कर रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एसिड रेन की बात हो रही है, वाटर आया रेन के ऊपर से, जो भी रेन के अंदर वाटर होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स H2O लिखेंगे उसको, देन हमारे पास SO2 होगा या फिर NO2 गैस होगी, ये दोनों मिलकर ना एसिड बना लेते हैं HNO3 या फिर H2SO4। तो ये दोनों एसिड्स है जिसकी वजह से एसिड रेन बन रही है। आपने ताजमहल वाली स्टोरी भी सुनी होगी कि उसका जो व्हाइट मार्बल का कलर है वो येलो हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। सो दीज आर द रीजंस। और ये जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ये कोल और पेट्रोलियम को बर्न करने के बाद ही प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO होता है इसका फॉर्मूला, दैट इज वेरी पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, अगर हम किसी रूम में बंद हो जाएं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो जो ऑक्सीजन होगी उससे हमारा ब्लड बाइंड करना बंद कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा और इवेंचुअली इट विल लीड टू आवर डेथ, हम मर जाएंगे। सो इट इज पॉइजनस गैस इफ कार्बन मोनोऑक्साइड gets into our bloodstream. It stops red blood cells from carrying oxygen from lungs to rest of the body causing suffocation. तो suffocation से डेथ हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाना बंद हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जल्दी से हमारे ब्लड के साथ बाइंड करती है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती एंड द पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ सफोकेशन। आगे देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये वैसे पॉइजनस तो नहीं है बट इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इसका ज़्यादा अमाउंट बहुत डेंजरस होने वाला है। हाउ? इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस विच ट्रैप्स sun's heat falling from earth. The burning of more and more fossil fuels is increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere. तो कोल और पेट्रोलियम को बर्न करने के बाद CO2 गैस भी प्रोड्यूस हो रहा था। Let us understand what is ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 और CH4 का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है जो हीट को ट्रैप कर लेगा। नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए था, जितनी हीट हमारी अर्थ पे आ रही है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर जानी चाहिए थी, बट CO2 और CH4 की बहुत ज़्यादा अमाउंट की वजह से हीट हमारे अर्थ के ऊपर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारी अर्थ के ऊपर। सो दिस इज द मेन harm which is caused by these gases, जिनको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, and CO2 and CH4 are known as greenhouse gases. Next we have to study what are the 3 R's to save the environment. मैनेज करना है ना हमें नेचुरल रिसोर्सेज को, तो देयर इज अ रूल कि हम 3 R's को फॉलो करके नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। पहला है रिड्यूस, नाम से ही पता चल रहा है ना, कम कर दो। रिड्यूस क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को रिड्यूस कर देंगे, वाटर को वेस्ट होने से अगर हम बचाएं किसी तरीके से, और भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उनका कंजम्पशन जुडिशियल तरीके से हो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। Reduce means that we use less of the natural resources by cutting down on those practices which lead to their wastage. For example, we can reduce the wastage of electricity by switching off unnecessary lights. तो जब भी अपने रूम से जा रहे हो तो लाइट्स और फैंस ऑफ कर सकते हो। Saving electricity means that we are reducing the use of coal. वो डायरेक्टली कोल के कंजम्पशन को सेव करेगा। Then पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, प्लास्टिक बैग्स जो ऐसे हमारे घर पर होते हैं इनके कंजम्पशन को कम कर दें, या फिर हम रिपीटेडली इनका यूज़ करें तो भी हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। आगे देखते हैं रिसाइकल। सुना ही है आपने, कैसे कर सकते हैं हम रिसाइकल। रिसाइकलिंग मीन्स दैट वी शुड कलेक्ट द यूज्ड एंड डिस्कार्डेड आइटम्स। वो फिर पेपर भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है,
कांच से बनी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जो इसको रिसाइकल कर रहे हैं, इसको किसी ना किसी ऐसी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं जो हम यूज़ कर सके. तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग तो कब से चलता आ रहा है. पेपर भी आपने सुना होगा कि आपकी मम्मा बहुत सारे पेपर को कलेक्ट करके रिसाइकलिंग के लिए दे देती. सो दिस इज हाउ रिसाइकलिंग वर्क्स. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी रीयूज. रीयूज में अगेन बार बार यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए. बहुत सारे जार्स हमारे घर पर आते हैं इस तरीके से, तो हमें उनको बार बार यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, प्लास्टिक जार्स इन विच वी बाय वेरियस फूड आइटम्स जैसे कि जैम्स और पिकल्स दैट कैन बी यूज लेटर ऑन फॉर स्टोरिंग थिंग्स लाइक सॉल्ट, स्पाइसेस, शुगर, टी लीव्स एंड पल्सेस. दैट इज हाउ यू कैन सेव योर एनवायरमेंट. ये 3R का फंडा आप यूज करके हमारे एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं. सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वी विल सून कम अप विद समथिंग न्यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.